पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने की मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता। राज्य के कई लोग खाड़ी देशों में फंसे। भाजपा का रांची में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। संगठन की मजबूती और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की रणनीति पर हुई चर्चा। बाबाधाम में आज से होगी 3 दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत। सरायकेला में सदियों पुरानी डोल यात्रा की भी धूम। परंपरा और आस्था का भी उत्साह में दिखेगा संगम। और T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। अब 5 मार्च को मुंबई में इंग्लैंड से होगा महामुकाबला। खेलो इंडिया स्मिता वुमेन्स साइकिलिंग लीग का रांची में समापन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। यह बैठक ईरान के साथ इजराइल अमेरिका के बढ़ते संघर्ष के बदलते वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के पक्ष में है। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी बातचीत की। उन्होंने अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की और हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात हुई है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि क्षेत्र के मौजूदा हालात पर बात करने के लिए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात हुई। हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंताएं बताईं और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। भारत ने संघर्ष जल्द खत्म करने की जरूरत दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट से बात की है। एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि यूएई के प्रेसिडेंट मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की, यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में हुई जान माल के नुकसान पर दुख जताया। भारत इस मुश्किल समय में यूएई के साथ खड़ा है। यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। हम तनाव कम करने, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़े भीषण संघर्ष का व्यापक असर झारखंड में भी देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और रांची जिले के सैकड़ों युवक रोजगार के सिलसिले में ईरान, इजराइल और पड़ोसी खाड़ी देशों में कार्यरत हैं। इन दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात के बाद उड़ानें रद्द हो गई हैं, जिससे वहां काम करने वाले झारखंड के लोग भी फंसे हुए हैं। राज्य के 2 वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच हुई कथित मोबाइल बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है। श्री मरांडी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे ऑडियो की सत्यता पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि शीर्ष अधिकारियों के फोन सुरक्षित नहीं है तो मुख्यमंत्री, विधायक, नौकरशाह और आम नागरिकों की निजता कैसे सुरक्षित रहेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब मांगते हुए वायरल ऑडियो की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। राजधानी रांची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के तहत प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मुख्य रूप से अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित राज्य भर के जिला अध्यक्ष और प्रशिक्षण टोलियों ने हिस्सा लिया। नेताओं ने संगठन की मजबूती और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की रणनीति पर चर्चा की। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर वर्ष 2011 से फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खूंटी पुलिस ने नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की है। एआई के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व करता दिख रहा है। हाल ही में दिल्ली में संपन्न एआई समिट इस दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली है। दिल्ली में आयोजित एआई समिट में 100 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया और नई दिल्ली एआई घोषणा पत्र का समर्थन किया। ये एक बहुत अहम दस्तावेज है जो एआई को लेकर डर और आशंकाओं से आगे बढ़कर विकास पर ध्यान देने की बात करता है। इसका मकसद ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच की खाई को कम करना है। इस कूटनीतिक पहल के केंद्र में है MANAV, मानव यानी ह्यूमन विजन। इसका मतलब है ऐसा एआई जो इंसान को केंद्र में रखकर काम करे। ये मॉडल यूरोप के कड़े नियमों वाले मॉडल और अमेरिका के बाजार आधारित तरीके से अलग है। ये 5 बातों पर आधारित है: नैतिकता, जवाबदेही, राष्ट्रीय हित, सबकी पहुंच और भरोसेमंद तकनीक। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एआई को खुला आसमान मिलना चाहिए, लेकिन उसका नियंत्रण इंसानों के हाथ में ही रहना चाहिए ताकि मानवता का कल्याण सुनिश्चित हो सके। हमें एआई को ओपन स्काई भी देना है और कमांड भी अपने हाथ में रखना है। इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए। इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा। इन नैतिक सिद्धांतों को दुनिया में अमल में लाने के लिए भारत ने इस सम्मेलन को एआई कूटनीति के 7 चक्र के आधार पर आयोजित किया। इन समूहों ने 3 बड़ी चुनौतियों पर काम किया: ऊर्जा की कम खपत, अलग अलग भाषाओं को शामिल करना और सभी के लिए बराबर कंप्यूटिंग ताकत उपलब्ध कराना। इसी दौरान ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स की शुरुआत हुई, जो स्वास्थ्य और कृषि मॉडल के लिए एक साझा मंच है। साथ ही ट्रस्टेड एआई कॉमन्स के जरिए सुरक्षा के साझा मानक तय किए गए। कुल मिलाकर सिर्फ खतरे गिनाने के बजाय एआई को सब तक पहुंचाने की इस सोच ने दुनिया के मंच पर भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। देश में सर्वम एआई जैसी कंपनियां भारतीय डेटा पर अपने एआई मॉडल बनाकर नई ताकत दिखा रही हैं। वहीं इंडिया एआई मिशन कंप्यूट क्षमता को बढ़ाकर 1 लाख से ज्यादा जीपीयू तक ले जा रहा है। भारत का किफायती और व्यावहारिक एआई मॉडल दूसरे विकासशील देशों के लिए भी एक विकल्प बनकर उभर रहा है, ताकि वो कुछ बड़ी टेक कंपनियों पर निर्भर न रहें। एआई समिट की सफलता ने टेक जियोपॉलिटिक्स की बंटी हुई दुनिया में भारत को एक जोड़ने वाली ताकत के रूप में मजबूत किया है। पैक्स सिलिका पहल के जरिए सेमीकंडक्टर सहयोग को आगे बढ़ाते हुए और ग्लोबल साउथ की आवाज उठाते हुए भारत ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में एआई की वैश्विक व्यवस्था में उसकी भूमिका निर्णायक रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण योजनाओं का असर अब खेतों में साफ दिखाई दे रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाओं ने किसानों को आर्थिक मजबूती दी है। रांची जिले के चोरिया गांव के किसान नंदलाल साहू झारखंड के उन किसानों में शामिल हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
और भारत सरकार की अन्य कृषि कल्याण योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती को नई दिशा दी है। गेहूँ लगा हुआ है, सरसों लगा हुआ है, जरबेरा, गाजर, बीट, मूली, गोभी, ब्रोकली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जो 2000 मिलता है 4 बार, सो मिलता है, वो 2000 मिल जाता है। उससे हम लोग कुछ खाद बीज सब खरीद लेते हैं, अच्छा लाभ मिलता है। हमारे साथ साथ हमारे साथी किसानों को भी मिलता है। नंदू की तरह ही पंचायत के अन्य किसान भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। पूंजी और सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलने से किसान अब 2 साल में 2 से 3 फसलें उगा रहे हैं। आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और बेहतर उर्वरकों के उपयोग से उत्पादन बढ़ा है और आमदनी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष हम 15-16 किसानों से भी करवाए, तो सबके मिल के नहीं होता है, तो हम लोग का जो गाड़ी आता है दुर्गापुर का, उसमें लोड कर देते हैं। और मशरूम भी जो होता है, ठंडा में हम लोग मशरूम, बटन मशरूम का भी खेती करते हैं, तो उसको ही भेज देते हैं दुर्गापुर। साथ में फूल भी चला जाता है, और फूल का अच्छा रेट हम लोग को भुवनेश्वर में, कटक भुवनेश्वर भी हम लोग का सब्जी जाता है, तो वहाँ भेज देते हैं। फूल का रेट वहाँ अच्छा मिल जाता है। मशरूम बंगाल भेजते हैं। चोरिया गांव के नंदलाल साहू की सफलता यह दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और सरकारी सहयोग से खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदला जा सकता है। डीडी न्यूज के लिए लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। देवघर में केंद्र सरकार ने बाबाधाम की धरती पर ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य में रक्षा उत्पादन क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है। सांसद निशिकांत दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 13 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर देवघर में ब्रह्मोस यूनिट स्थापित करने की मांग की थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। देवघर में मोहनपुर प्रखंड के तिलौना क्षेत्र में लगभग 300 एकड़ सरकारी जमीन पहले से ही चिन्हित की जा चुकी है। सरायकेला में होली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उड़ीसा के पुरी की तर्ज पर सरायकेला में होली के अवसर पर भगवान राधा कृष्ण की पारंपरिक डोल यात्रा निकाली जाती है। 2 मार्च 2026 को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विशेष पालकी पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और हर घर की चौखट पर पहुंचकर भक्तों के साथ गुलाल की होली खेलेंगे। डोल यात्रा के दौरान कृष्ण हनुमान मिलन और हरिहर मिलन जैसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो इस आयोजन की खास पहचान है। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बेरमो में भगवान श्री परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। मंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। इस पवित्र काम का हिस्सा बना मेरी खुशनसीबी है। उन्होंने कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन भगवान परशुराम मर्यादा का उल्लंघन करते थे। जो दुराचारी होता था, जो अत्याचारी होता था, उसका प्रतिकार करने वाले थे। झारखंड के खरसावां में विधायक दशरथ गगराई ने 1.57 करोड़ का तोहफा दिया है। दशरथ गगराई ने केरसे मुंडा चौक के सौंदर्यीकरण कार्य के शिलापट का अनावरण कर शिलान्यास किया। लगभग 1.57 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस सौंदर्यीकरण कार्य में रेलिंग, आधुनिक लाइटिंग व्यवस्था, टाइल्स बिछाने समेत विकास के कई कार्य शामिल हैं। शहीद पार्क को हर दिन आम लोगों के लिए खोला जाएगा। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष महिला चैंपियनशिप 2026 में भागीदारी के लिए राज्य की महिला और पुरुष टीम के चयन के लिए 15 मार्च 2026 रविवार को रांची स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोराबादी में चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। बता दें कि 1 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 तक 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन रांची, झारखंड में किया जाएगा। वहीं 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन राजगीर, बिहार में निर्धारित है।
बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड की ओर से आयोजित अरुणा बुधिया मेमोरियल इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट का सिरका क्रिकेट स्टेडियम में भव्य समापन हुआ। रोमांचक फाइनल मुकाबले में फेरो फाइटर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पावर पार्टनर्स को पराजित कर खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल भावना और जुझारूपन का परिचय दिया। फेरो फाइटर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 160 रन बनाए। वहीं पावर पार्टनर्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 16.2 ओवर में 95 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। झारखंड के 18 वन जिलों में हाथियों के बढ़ते मानव संघर्ष को देखते हुए वन विभाग ने रेस्क्यू सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। पिछले 6 महीनों में 25 से अधिक लोगों की जान गई है। इन सेंटरों पर क्विक रिस्पांस टीम तैनात होगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम थाना के गाजाडीह इलाके में घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना के समय भुवनेश्वर प्रसाद और उनकी पत्नी लक्की प्रसाद मजदूरी करने बाहर गए हुए थे, जबकि घर में उनकी बेटी अकेली थी। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। लोगों ने तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बाबा नगरी देवघर में आज से 3 दिवसीय होली उत्सव शुरू हो रहा है। परंपरा के अनुसार बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विशेष पूजा के बाद बाबा को अबीर गुलाल अर्पित किया जाएगा, जिसके साथ ही पूरे नगर में फगुआ गीतों की गूंज और रंगों का खेल शुरू हो जाएगा। इधर सरायकेला में सदियों पुरानी डोल यात्रा की परंपरा आज से जीवंत होगी। वर्ष 1818 से चली आ रही इस परंपरा के तहत भगवान श्री कृष्ण पालकी पर सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। आध्यात्मिक उत्थान की जगन्नाथ मंडली के अनुसार दोपहर बाद से भगवान और राधा रानी भक्तों के द्वार पहुंचकर आशीर्वाद देंगे। देवघर में किन्नरों ने सूखी होली खेलकर पानी बचाने का संदेश दिया है। शहर के मंगलमुखी धाम में आयोजित होली मिलन समारोह में किन्नर महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंदगिरी ने सूखी होली खेली और समाज को पानी बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देवघर में पानी की किल्लत है, पूरा शहर ड्राई जोन के करीब पहुंच गया है। ऐसे में हर किसी को पानी बचाने का प्रयास करना चाहिए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ। और हम लोग आज अपने आश्रम में हमारे परिवार, जो हमारे किन्नर समाज की जो परिवार होता है, अपने चेले नाती के साथ में हम लोग सूखी होली खेले हैं, फूलों की होली। क्योंकि आप लोग सब कोई जान ही रहे कि हमारे देवघर में पानी की बहुत समस्या है, पीने के लिए नहीं होता है इंसान को। तो होली कहाँ से खेलेंगे? आप होली खेलेंगे, रंग लगाएंगे तो पानी ज्यादा खर्च होगी, पानी तो है नहीं। इसके लिए मैं सब देवघर की तमाम जनता से मैं ये अपील करूंगी कि आप लोग भी सूखी होली खेले, फूलों की होली खेले। हर हर महादेव। रंगों के त्यौहार होली और होलिका दहन के दौरान अक्सर लकड़ी के भारी इस्तेमाल से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसी के मद्देनजर कोडरमा की गौशाला समिति ने गाय के गोबर से गौकास्ट यानी गोबर की लकड़ियां तैयार की, ताकि होलिका दहन के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल कम हो। कोडरमा गौशाला समिति ने पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर झुमरी तलैया स्थित गौशाला परिसर में युद्ध स्तर पर गौ कास्ट का निर्माण किया है। देखने में ये पूरी तरह लकड़ी के लट्ठों जैसा लगता है और होलिका दहन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। शहर में लोगों की सुविधा के लिए 2 विशेष आउटलेट भी बनाए गए हैं, जहां से इसकी भारी मांग देखी जा रही है। इसका डिमांड अभी हमारे होटल में और जो कोई मृत्यु होते हैं उसमें बहुत सारा इसका डिमांड आ रहा है। और लोग अब होटल में, घर में भी, पूजा पाठ में भी इसको मंगा रहे हैं। और हम लोग इसका अभी 2-3 जगह से इसको ये करवा रहे हैं, पूर्ति करवा रहे हैं। जैसे अभी चांडक में है, नंदिनी अपार्टमेंट में है और अपना गौशाला में। इस तकनीक के लिए गौशाला में एक मशीन लगाई गई है, जिसमें 80% गोबर और 20% लकड़ी या कोयले की चूर्ण का मिश्रण इस्तेमाल होता है। इस मिश्रण से मशीन करीब 6 इंच गोलाई और 4 फीट लंबी लकड़ी की शक्ल में गौकास्ट तैयार करती है। खास बात यह है कि इसकी कीमत महज 10 रुपए प्रति किलो रखी गई है। इससे जो हम लोग को ऑर्डर आता है उसके हिसाब से हम लोग इसको जो सप्लाई कर रहे हैं।
और सप्लाई में भी क्या है कि हम लोग बहुत कम कॉस्ट 10 रुपए केजी मात्र जो है तौल करके लोगों के यहाँ भिजवा भी रहे हैं और हल्का दहन के में आप लोग यूज करें। होटल, रेस्टोरेंट और घरों में अब तक लकड़ी पर निर्भरता रही है, जिससे वनों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा है। गौशाला समिति के उपाध्यक्ष महेश दारुका का मानना है कि गौ कास्ट का उपयोग हमें फिर से प्रकृति की ओर ले जाएगा। और वो ये है कि गाय के गोबर के बने हुए गौ कास्ट या उपले जब चलते हैं तो वातावरण में ये कम से कम कार्बन छोड़ते हैं और इससे जो एक सूक्ष्म कण निकलते हैं वो मौसमी कीट कीटाणुओं को नाश करते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। गौ कास्ट के इस्तेमाल से धुएं का उत्सर्जन लकड़ी की तुलना में काफी कम होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से कोडरमा गौशाला की ये पहल न केवल सराहनीय है, बल्कि होलिका दहन जैसे त्योहारों को मनाने का एक इको फ्रेंडली रास्ता भी दिखाती है। डीडी न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। राज्य भर में गर्मी ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला खरसावां में जहां अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, वहीं पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 दिनों के बाद तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। होली के दिन मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। बात करेंगे खेल जगत की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में संजू सैमसन के 97 रन की बदौलत भारतीय टीम ने 4 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आखिरी सुपर 8 मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हरा दिया। अब भारत सेमीफाइनल में 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड से भिड़ेगा। वेस्टइंडीज ने भारत को 196 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर 2 गेंद में हासिल कर लिया। संजू सैमसन ने नाबाद 97 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। तिलक वर्मा ने 15 गेंद में 27 रन की पारी खेली। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 18 और हार्दिक पांड्या ने 17 रन बनाए। भारतीय टीम के टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से भारतीय प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत ने वेस्टइंडीज को हरा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। फैंस के चेहरों पर खुशी है। कितना बड़ा मैच था, संजू सैमसन ने जो करके दिखाया। संजू ने बहुत अच्छा खेला, अकेला हाथ में मैच को फिनिश किया। वेल प्लेड। संजू ने बहुत कुछ अच्छा खेला। आपको कैसा लगा मैच? ये मैं 2016 में इधर आए थे खेल देखने के लिए, रोते हुए घर गए थे। मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से, 200 किलोमीटर दूर। आज भी आए और रिवेंज लिए हैं और इतना अच्छा हमारा संजू सैमसन ने खेला है, उनको खिलाना चाहिए और थोड़ा टीम में बॉलिंग का और स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए। इंडिया संजू को ऑलवेज प्लेइंग में होना चाहिए। फाइनल में सेमीफाइनल में संजू को होना चाहिए ओपन एज ए ओपनर। आप बताओ क्या है? ठीक है सर, अच्छा इनिंग्स संजू सैमसन के लिए। बहुत आईसीसी ट्रॉफी में सबसे सॉलिड इनिंग्स। 2016 में हमें जब हराया था ना तो बहुत दुख हुआ था, तो इस बार फुल पोटेंशियल के साथ आए थे कि वेस्टइंडीज को बाहर निकालेंगे और वेस्टइंडीज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। वेयर द सन इज। अरे हम लोग तो आए गुजरात से यहाँ पर इंडिया को जिताने के लिए और अभी जाएंगे मुंबई वानखेड़े देखने के लिए और कप लेके ही आएंगे। बिल्कुल, तो एक बड़ा विक्ट्री है भारत के लिए, बहुत बड़ा विक्ट्री है और कॉन्फिडेंस भी रिगेन किया है। तो आगे जाके 100% ट्रॉफी लेके ही आना है। बिल्कुल, ट्रॉफी लेकर के आना। और भी फैंस हैं, कैसे देखते हैं आज के मैच को? अरे यार पैसे वसूल। All the way from USA, okay. All the way from USA. This was a great trip, great crowd, one of the best crowd, one of the best games that we have seen, best facility. We'll always come to Kolkata. Next stop is we are meeting Mumbai. Let's go. We're headed to Mumbai next tomorrow. When it mattered, Samson showed his worth. 2 centuries. The guy is made to sit down.
4 मैचेस खिलवाता है, छोटे छोटे मिनट्स के बाद कोई सा हीरो बनता है, बट व्हेन इट मैटर्ड सैमसन ने दिखाया एंड गॉड विनिंग मानखेड़े में सेम चीज रिपीट होगा। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए यहाँ पर जो मैच था बहुत शानदार तरीके से खेला गया। भारत ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। अब सिर्फ ट्रॉफी से भारत 2 कदम दूर है, यानी सेमीफाइनल और फाइनल में भारतीय टीम को एक और अच्छी रणनीति के साथ मुकाबला खेलना होगा। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, कोलकाता, ईडन गार्डन। रांची के खेलगांव स्थित वेलोड्रोम स्टेडियम में 2 दिवसीय खेलो इंडिया स्मिता साइकिलिंग लीग ईस्ट का कल समापन हो गया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में डीआईजी अश्विनी कुमार सिन्हा शामिल हुए और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने लखनऊ में कहा कि विभिन्न खेल आयोजनों के माध्यम से खिलाड़ियों को लगातार मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तीरंदाजी का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है और उस कार्य को और गति मिलेगी इस तरह के आयोजनों से। नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट के माध्यम से हम टैलेंट हाउंट करते हैं पूरे देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अच्छे ढंग से खेल दिखा सके ऐसे खिलाड़ियों का लगातार देश का नाम ऊंचा उठाने के लिए उनके प्रतिभा को आगे बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए जहां संघ लगा हुआ है और तीरंदाजी संघ, वहीं आर्चर्स के मन में एक बड़ा उत्साह है जो सुदूरवर्ती गांव से आते हैं अपने प्रतिभा को दिखाएं। तो ऐसे आयोजनों के माध्यम से एक नया वातावरण का निर्माण होता है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 2 मार्च वर्ष 1949 में सरोजनी नायडू का निधन हुआ। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। मेधावी सरोजनी 1895 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गईं। पढ़ाई के साथ कविताएं लिखना भी इनका शौक रहा। एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की इस प्रिय शिष्या ने अपना सारा जीवन देश को अर्पण किया। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की ये अध्यक्ष बनी और उन भारत के प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गईं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। 13 फरवरी वर्ष 1964 को भारत सरकार ने इनकी जयंती के अवसर पर 15 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। इनकी याद में भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च वर्ष 1969 में सुपरसोनिक विमान कॉनकोर्ड ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। कॉनकोर्ड दुनिया का पहला सुपरसोनिक विमान तो था ही, लेकिन सबसे अनूठा भी था। आवाज की गति से भी दुगनी तेजी से उड़ने वाले इस विमान के बारे में कई दिलचस्प राज हैं। वर्ष 1969 में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और फ्रांस की एरोस्पेशियल ने विमानों पर काम करना शुरू किया था। कॉनकोर्ड जब तक सर्विस में रहा तब तक इसने 50,000 उड़ानें भर ली थी। इसकी सबसे दिलचस्प उड़ान 8 नवंबर को रही, जब इसने 30 घंटों में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। कॉनकोर्ड लंदन से और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने की मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता। राज्य के कई लोग खाड़ी देशों में फंसे। भाजपा का रांची में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। संगठन की मजबूती और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की रणनीति पर हुई चर्चा। बाबाधाम में आज से होगी 3 दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत। सरायकेला में सदियों पुरानी डोल यात्रा की भी धूम। परंपरा और आस्था का भी उत्सव में दिखेगा संगम। और T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। अब 5 मार्च को मुंबई में इंग्लैंड से होगा महामुकाबला। खेलो इंडिया स्मिता वुमेन्स साइकिलिंग लीग का भी रांची में समापन।